यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारी इकोनॉमिक की PT 365 है, इसका पार्ट नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, पार्ट 2 तक देख चुके थे, 1 और 2 3 टॉपिक को देख चुके थे। ठीक है, तो यहाँ से दिखा देता हूँ टॉपिक को मैं। और जो पहला टॉपिक था आपका कवर हो गया है, बैंकिंग मौद्रिक नीति। ठीक है, सेकंड जो टॉपिक था वित्त कराधान, ये भी आपका हो गया है। राइट, तीसरा भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजार, ये भी आपका हो गया था। राइट, स्टार्ट करेंगे यहाँ से। जो हमारा चौथा टॉपिक रहेगा, जो हमारा बाह्य क्षेत्र, जो हमारे एक्सटर्नल सेक्टर्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा रहेगा। ठीक है, चौथा भी इंपॉर्टेंट है, पाँचवा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो मैं आज यहाँ पर कराऊंगा आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं यहाँ से। राइट, देखो थोड़ा सा जो डिले हो जा रहा है, तो मैं अभी कुछ काम से बाहर हूँ, तो मैं हो सकता है जितना टाइम रहेगा मैं आपको टाइम यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ डिले हो जाएगा तो आप, तो कुछ डाउट रहता है या फिर कुछ रहेगा तो आप मैसेज कर सकते हैं। जब मेरे को भी फ्री होता हूँ तो मैं आपको यहाँ से रिकॉर्ड कर देता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, बाह्य क्षेत्र। यहाँ से देखो, पहला है आपका भारत का व्यापार घाटा। ठीक है, इंडिया ट्रेड, आपका जो डेफिसिट है, इसके बारे में। राइट, पहला टॉपिक में भारत की विदेशी व्यापार वर्तमान स्थिति क्या है, इसकी वित्त वर्ष 2023-24 में। ठीक है, 23-24 में भारत का सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार देश चीन, USA, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, UAE, ठीक है, रूस, सऊदी अरब और घटते, ये हमारे घटते क्रम में। आपसे बोलेगा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे पहला यहाँ से कि भारत के जो विदेशी व्यापार हैं उसके बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है कि इनमें से आपको बढ़ते से घटते क्रम में लिखना है। ठीक है, बढ़ते से घटते में लिखना है, तो ये है। घटते से बढ़ता रहेगा तो आपको अपोजिट जेट कर सकते हो इसका। ठीक है, तो ये आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, जो हमारे बड़े व्यापारिक भागीदार हैं वो। एक क्वेश्चन श्योर बन सकता है स्टेट बेसिस या UPSC में। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है चीन, रूस, कोरिया और हांगकांग के साथ भारत का व्यापार घाटा इतने % तुलना में बढ़ा है, जबकि संयुक्त अमीरात, जो अरब अमीरात है और इंडोनेशिया है, इसके साथ यहाँ पर कम हुआ है। ये आपसे तुलना करने दे सकता है। स्टेटमेंट 2 में देगा कि रूस, चीन, कोरिया और हांगकांग के साथ भारत की जो व्यापारिक घाटा है इसकी तुलना में भी कुछ % घटा है। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या बढ़ा है, ये चीज़ आपको बढ़ा कब है और घटा कब है, ये आपको याद रखना है। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो गए। ठीक है, तीसरा, भारत का व्यापार अधिशेष ट्रेड जो आपका सरप्लस है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और बेल्जियम और इटली, यहाँ पर हमारे जो सरप्लस हैं भारत के जो व्यापार अधिशेष, ये यहाँ पर जो कंट्रीज़ की बात कर रहा है ये हैं 4। अगला है विश्व व्यापार संगठन की विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023, इसकी समीक्षा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। 3 आपको सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं इसके। व्यापार घाटा क्या है? व्यापार घाटा तब होता है जब किसी देश में आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक हो जाता है। ये भी आपका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। आपसे बोलेगा व्यापार घाटे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, व्यापार घाटा तब होता है जब किसी देश का आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से कम हो जाता है। तो क्या गलत होगा, मूल्य से अधिक हो जाता है। राइट, भारत के उच्च व्यापार घाटे का कारण क्या हो सकता है, आपसे एक स्टेटमेंट दे देगा। पहला स्टेटमेंट तो ये दिया, दूसरा दे सकता है इसका आयात में कौन कौन सी वृद्धि हुआ है। ठीक है, किस में वृद्धि हुआ, जैसे कि सोना, कच्चा तेल है ना, फार्मास्यूटिकल्स। राइट, और बोल देगा कि आपका जो कुछ कच्चा सामान है उसमें, तो क्या कच्चा सामान यहाँ पे नहीं होगा आपका। ठीक है, सिर्फ इतना चीज़ में आपका हमारी वृद्धि हुई है। ठीक है, ये आप बोलेगा आपसे घटा हुआ है, तो क्या है याद रखना कि ये चीज़ बढ़ा हुआ है। ठीक है, ये लेके आपको 2 स्टेटमेंट यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं। उसमें से जैसे कि घरेलू नीतियाँ, ये इन्वेस्टमेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट है। 1 पॉइंट ऊपर का ये, सेकंड ये और थर्ड पॉइंट आपका ये वाला, तो तीनों ये आपके इंपॉर्टेंट हैं। उच्च व्यापार घाटे का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ सकता है। इसमें देखो, यहाँ पे विदेशी मुद्रा भंडार उसमें कमी आ जाएगी और घरेलू मुद्रा की होगी, इसमें जो मूल ह्रास होगा उसमें इसकी चिंता बनी रहेगी। ये हमारे एक नकारात्मक प्रभाव बन सकता है अगर हमारा उच्च घाटे का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा तो। ठीक है, चालू खाता जो घाटा है उसमें वृद्धि होती है जब यह देश की क्रेडिट रेटिंग पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से क्या उच्च ब्याज दर पर उधार मिल पाता है इसको। राइट, सकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं, उपभोक्ताओं के लिए वस्तु और सेवाओं के व्यापक विकल्प मिलने के संकेत होते हैं। इसके अलावा कि यदि घाटा की वजह पूंजीगत वस्तुओं का आयात होना या घरेलू वृद्धि है, उसमें यहाँ पर ये शामिल होता है। ठीक है, ये कुछ इसके पॉइंट थे। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहल, निर्यात को जो बढ़ावा देने के लिए क्या पहल शुरू की गई, एक तो ट्रेड कनेक्ट जो हमारा कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म है, ये स्टार्ट किया गया। किस मंत्रालय के द्वारा, पहला तो ये आपको यहाँ से पूछेगा कि जो हमारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इनमें से कौन सी योजनाएं स्टार्ट की गई है। ये तो बोलेगा कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो हमारी ट्रेड कनेक्ट जो प्लेटफॉर्म चालू किया गया, ये किस मंत्रालय के तहत काम करता है। ठीक है, ये काम करता है हमारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत। ठीक है, ये भारतीय निर्यातकों को विशेषकर व्यापार को संबंधित जानकारी रियल टाइम प्रदान करेगा और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने के लिए एक सिंगल विंडो पहल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, बस यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट था। और ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है। 1963 में वाणिज्य मंत्रालय तहत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था और 2002 में इसे ड्रीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। कुछ खास नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए। बाकी इंपॉर्टेंट जो था मैंने एक ये और ऊपर के जो 4-5 थे वो मैंने आपको बताया। राइट,
जो टॉपिक लिखना है सीधा सा अपना टॉपिक के बाद ये जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया बातें वो सब लिखनी है, ठीक है, यानी कि पूरा आपको रीड करना है। अभी मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था कि मतलब कमेंट किसी ने किया हुआ था, उसमें नाम तो नहीं बोलूँगा मैं, तो उसमें लिखा हुआ था कि सर जो PT 365 है वो विजन ऑलरेडी कैश में इंपॉर्टेंट टॉपिक ही निकाल रहा है, ठीक है, तो आप इसमें इंपॉर्टेंट से बाद उसके बाद और इंपॉर्टेंट आप निकाल लो। यही तो पढ़ने का तरीका है। बुक है, बुक क्या निकालेगी, क्या पूरी बुक आपको पढ़नी है? नहीं, इसमें से कुछ टॉपिक आपके प्री में, कुछ मेंस भी हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट अभी पूछे जा सकते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो विजन जो क्लास करा रहा है PT 365 की, तो क्लास क्यों करा रहा है? सीधा मैगजीन दे देता, मैगजीन देने के बाद अपना खुद से पढ़ो, राइट। तो उसमें भी कुछ हमें टॉपिक छांटने होते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने वहाँ पे कमेंट में बताया भी, ठीक है। बाकी कोई नहीं, आपको जैसा ठीक लगता है वैसा पढ़ सकते हो, ठीक है। अगला है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है FDI, इसके बारे में। ये वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का 44.42 बिलियन डॉलर का था, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पे निवेश में कमी आई है, ठीक है, कम हुआ है। तो देखते हैं यहाँ से पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है पेपर के लिए। FDI ट्रेड संबंधित ट्रेड्स, ठीक है, इसमें वित्त वर्ष 2023-24 घटते क्रम में दिया है। जो हमारा घटते क्रम है उसमें देखो सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाले राज्य कौन कौन से, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका। ये क्या घटते क्रम में बता रहा है, ठीक है, याद रखना, ये लिखा हुआ है। अगला सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाले क्षेत्र क्या है? पहले सबसे पहले कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमारा निर्माण गतिविधियाँ, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ कि घटते क्रम में कैसे, अगर ये 60 है तो ये 50 है, ये 40 है, ऐसे आ रहा है, ठीक है, याद रखना है। अगला है भारत में सबसे अधिक FDI करने वाले देश कौन से? सिंगापुर, मॉरिशस और आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, ये आपको पूरा नोट कर लेना है, ठीक है, ऐसे चार्ट बना के ये करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, जैसे यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। यानी कि स्क्रीनशॉट कर लिया और आपको इसका प्रिंट निकालिए, प्रिंट निकालोगे तो आपको ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा। इस चीज़ को ऐसा लिखोगे, नोट करोगे तो आपको माइंड में बात छप जाएगा। अगर पेपर में आएगा तो आपको याद आएगा कि हमने इसमें ऐसा कुछ था फिगर, तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा हुआ था इधर से, तो ये चीज़ आपको पिक्चर बन जाएगा माइंड में, ठीक है। तो आपको खुद से नोट कर लेना ये पॉइंट। भारत में FDI जो हमारी इक्विटी जो अंतर्वाह है उसमें इनफ्लो में घटते क्रम में ये दे रखा है, ठीक है। 3 सबसे बड़े देश कौन से हैं निवेशक देश, और प्राप्त करने वाले 3 सबसे बड़े क्षेत्रक देश कौन से हैं? मॉरिशस, सिंगापुर और USA। इधर आपका जो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और ट्रेडिंग, ये 3 बड़े क्षेत्र हैं हमारे, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा ये जो पेज है इतना पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है ये, ठीक है, याद रखना है आपको एक एक चीज़। इसके डेटा से आपको स्टेटमेंट पूछ सकता है अंदर। अगला FDI के बारे में, FDI जो हमारा भारत में FDI की नीति तैयार करने के लिए नोडल विभाग है कौन? DPIIT, ठीक है। भारत में FDI की अनुमति निम्नलिखित तरीकों से दी जाती है, जैसे कि स्वचालित मार्ग और एक आपका सरकारी मार्ग। 2 तरीके से हमारे क्या FDI के तरीके जो होते हैं निम्नलिखित तरीकों से दी जाती है, जैसे कि 2, एक तो स्वचालित मार्ग, आपका सरकारी मार्ग, ठीक है। विदेशी मुद्रा परिवर्तन बॉन्ड्स, कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत जो निवेश है इसमें ग्लोबल डिपॉजिटरी जो हमारे रिसिप्ट्स हैं FDI में शामिल होते हैं। FDI मुख्य रूप से गैर ऋण सृजन करने वाले पूंजी की प्रवाह होती है, ठीक है। लॉटरी व्यवसाय, जुआ, ठीक है, चिट फंड, निधि कंपनी, ट्रेडिंग जो आपके ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स हैं वो, और FDI पर प्रतिबंध, ये सब आपके क्या इसके कुछ जो हमारे बारे में बताया गया FDI वो है, ठीक है। तो इसमें से हमको याद क्या करना है, इतनी सिर्फ बातें यहाँ से याद करनी है, ये इतना, ठीक है। अगला देखते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो हमारा FDI, उसमें विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के बीच तुलना में देखो क्या आपको पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है। तुलना में सिर्फ आपका एक तो ये पता होना चाहिए क्या है ये, ठीक है। इसके डेफिनेशन कुछ भी हम लेते हैं उसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, जैसे आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो सबसे पहले आपका नाम, ठीक है, तो वही चीज़ है कि आपको यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन इसकी पता होना चाहिए, कहाँ पर निवेश करेगी, ठीक है, और कौन इसके, नहीं ये तो गवर्नमेंट नहीं तो इसकी हटा दो इतना, ये वाला पॉइंट जोखिम भी हटा दो, और इसका 2 पॉइंट देखो ऊपर के इंपॉर्टेंट हुआ, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ से मैंने जो बताया आपको, एक तो जोखिम और आपके परिभाषा और कहाँ से निवेश है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला यहाँ से रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण, ठीक है। रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण क्या है इसको देखते हैं। SNRR और SRVA ये क्या क्या है, ठीक है, ये क्या है इसको देख लेते हैं। SNRR और SRVA, ये देखो आपसे पूछेगा स्पेशल नॉन रेजिडेंस हमारे रुपए और स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट, ये क्या है? ये भारत के बाहर जो रहने वाले हमारे कोई भी व्यक्ति जिसका भारत में व्यवसायिक हित में रुपए जो लेन देन का उद्देश्य होता है SNR खाता खोल सकता है, ठीक है। और स्पेशल रुपी क्या है, यहाँ पर भारत में रहकर भी यहाँ पर ये खोल सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें ये 2 हमारे डिफरेंस है, देखो मैच नहीं करना है कि इसका यहाँ पे ला के आप कर दो और इसकी डेफिनेशन इसमें बता दो, ठीक है। तो आपको अलग अलग अंतर याद रखना है। अगला है रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ, आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना, इनमें से रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के कौन कौन से लाभ हैं? एक तो स्थिरता में कमी, डॉलर की मांग में कमी, व्यवसाय करने की लागत को कम करेगा, विदेशी मुद्रा भंडार में कम आवश्यकता, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या है यहाँ से ये स्टेटमेंट जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पर पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, कि भारत में जो अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ हैं कौन कौन से हो सकते हैं। अगला है मुद्रा अंतर्राष्ट्रीयकरण से संबंधित कुछ चुनौतियां भी दे रखी, जैसे कि संबंधित हमारे यहाँ पर स्थिरता संबंधित चिंताएं, ठीक है। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। ऊपर जो था मैंने आपको बताया।
रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के उठाए जो हमारा अंतर्राष्ट्रीयकरण उसके लिए क्या क्या कदम उठाएगा। एक तो हमारा पूंजी खाता परिवर्तनीयता और आपका विशेष वस्तु रुपए खाता जो आपको मैंने ऊपर बताया, और क्यूनियंस लिक्विड जो आपका लिक्विड सेटलमेंट है ये, राइट। तो आपका भी कुछ कदम है जो उठाए गए, बट पेपर में एग्जाम में ये नहीं पूछेगा क्या क्या कदम इसके लिए उठाए गए, वो सीधा सा आपसे पूछते सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। सोल्यूशन में हमारा जो मैंने आपको ऊपर बताया क्या क्या ये चीज़ें हो सकती हैं। अगला देखते हैं, यहाँ से देखो ये जो है हमारा इंपॉर्टेंट है, संबंधित जो सुर्खियाँ, ये स्वर्ण समर्थित मुद्रा, जिम्बाब्वे ने जिग नामक स्वर्ण समर्थित मुद्रा क्या जारी की है ना। इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। स्वर्ण समर्थित मुद्रा निश्चित मूल्य सीधे क्या है स्वर्ण मुद्रा द्वारा होता है, और जो हमारा स्वर्ण परिवर्तनीय होता है उसमें इसके तहत क्या है मुद्रा आपूर्ति उपलब्ध स्वर्ण भंडार द्वारा यहाँ पर सीमित होती है, ठीक है। इसका अपना अंतर्निहित मूल्य होता है और ये लंबे समय तक जो स्थिरता है उसकी क्षमता से युक्त होती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ये भी इंपॉर्टेंट, उसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारा फिएट करेंसी क्या होता है। फिएट करेंसी अंतर्निहित मुद्रा जो मूल्य होता है हमारा उसका भाव होता है। इसे सरकार द्वारा वैध मुद्रा अर्थात लीगल टेंडर के रूप में पर जारी किया था। इसका मूल्य आपूर्ति मांग और पर निर्धारित करेगा। ये किसी भौतिक वस्तु द्वारा समर्थित नहीं होती है, ठीक है, याद रखना है। ये केंद्रीय बैंकों के वास्तविक मुद्रा छापने के लिए अधिक नियंत्रण पे यहाँ पर प्रदान करती है। तो तीनों पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है और 2-3 पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है इसका। अगला हमारा है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, ठीक है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन क्या है, ये सुर्खियों में क्यों था, राइट। यहाँ देखो संयुक्त राष्ट्र और मौद्रिक जो हमारा वित्तीय सम्मेलन है उसको लेकर यहाँ पर न्यूज़ में था ये ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के बारे में। हमारा देखो उद्देश्य इसका क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली के लिए जो नए नियम है उस पर सहमति यहाँ पर बनी थी, ठीक है। इस सम्मेलन में 44 प्रतिनिधियों ने यहाँ पर भाग लिया था। ब्रिटेन वुड्स का गठन, इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और अंतर्राष्ट्रीय जो पुनर्निर्माण विकास बैंक IBRD है उसका यहाँ पर उदय हुआ था, ठीक है। IBRD को अब विश्व बैंक के रूप में यहाँ पर जाना जाता है, राइट। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF काफ़ी इंपॉर्टेंट है। IMF हमारा IMF देखो IMF का 3 जो स्रोत है उससे धन प्राप्त हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आपका इसके बारे में पहले देख लेते हैं, एक्सटेंड जो फंड फैसिलिटी है, ठीक है, एक्सटेंड फंड फैसिलिटी EFF, ये क्या है। देखो EFF हमारा जो है ये अर्थव्यवस्था की संरचना में कमजोरियों को धीमा वृद्धि के कारण मध्यम अवधि में भुगतान संतुलन उसकी गंभीर जो समस्या है उसका सामना कर रहा होता है, ठीक है। EFF क्या होता है, EFF हमारा संरचनात्मक असंतुलन है उसको दूर करने के लिए आवश्यक नीति को ध्यान में रखे के यहाँ पर कुछ काम किए गए थे। जैसे कि बाहरी वित्त पोषण सामना करने वाले जो सभी देश इसके तहत यहाँ पर सहायता पाने के लिए पात्र होंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारा एक्सटेंड फंड फैसिलिटी है इसके बारे में विचार करना है। इससे बोलेगा कि इसके तहत कुछ हमारे जो एशियाई देश हैं वो इसके लिए सहायता पाने के लिए पात्र होंगे, या बोल सकते हैं जो हमारे इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी IMF है इसके सभी सदस्य देश ही सिर्फ यहाँ पर इसकी सहायता पाने के लिए पात्र हैं। तो क्या गलत हो गया, ठीक है। इसके सभी सदस्य देश लिखा है, ठीक है। आवश्यकता का सामना करने वाले सभी सदस्य देश जो हमारे सभी इसके सदस्य देश होंगे वो यहाँ पर सिर्फ ले सकेंगे, ना कि कोई अदर या एशियाई, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कौन कौन इसका पात्र हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में आपको पता होना चाहिए IMF क्या है, इसके कब यहाँ पर स्थापित किया गया था, ठीक है, और क्या कारण है, कितने सदस्य देश, जिसका भारत हमारा सदस्य देश होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पर जो है वो बन जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, विश्व बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के बारे में यहाँ पर कुछ देखो। वर्ल्ड बैंक का सिंपल सी बात, देखो जिसकी भी बात करेंगे पहले उसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे, क्या है, कब उत्पत्ति हुई, कौन इसका मिनिस्ट्रियारी, कब किया, भारत इसका मेंबर है या नहीं, है ना, क्या काम करता है, कितने संगठन इसमें शामिल हैं। तो इसके तहत 5 संगठन शामिल हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से विश्व बैंक में शामिल जो हमारी संस्था है इनमें से कौन सी संस्था विश्व बैंक में शामिल नहीं है, IBRD, IFC, IDA, MIGA या ये सब है। तो इनमें से याद रखना है कौन से शामिल है और कौन से नहीं। इसमें फिलहाल सभी शामिल है जो 5 दिए हैं, कुछ एक अलग से आपको दे सकता है, राइट। ये दे देगा 5 दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन से सही है, सभी दे देगा इनमें से सभी, तो सभी हमारे ये करेक्ट होंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे देखो कुछ रिपोर्ट्स भी जारी करता है, जैसे कि आपका अचीविंग नेट जीरो एमिशंस एंड द एग्री फूड सिस्टम पावर्टी एंड शेयर प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट ये भी जारी करता है। विश्व बैंक समूह गारंटी प्लेटफॉर्म MGP क्या है, WBG क्या है, विश्व बैंक समूह गारंटी प्लेटफॉर्म, ये क्या है, वर्ष 2024 में शुरू की गई थी। ये विश्व बैंक समूह की गारंटी प्रदाता यहाँ पर सभी गारंटी उत्पादों को यहाँ पर विशेषज्ञों को बहुपक्षीय निवेशी गारंटी देगा, ठीक है। आपसे बोलेगा WGP, ठीक है, और GP ये किससे संबंधित, वर्ल्ड बैंक से, है ना, ये बोलेगा IMF से, ये क्या है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और देखो विश्व बैंक यहाँ पे 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया, भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसका टारगेट क्या रखा गया है। तो इसका टारगेट हमारा 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। और देखो जो भैया मैंने बताया कि इसकी जो विश्व बैंक के समूह है, MIGA था, IBRD थी, IDA थी, क्या है, इसके बारे में थोड़ा बातें दे दी गई, जैसे कि आपके माइंड में होगा ये सब हैं तो क्या है सब, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया गया कि क्या क्या चीज़ें ये सब होती हैं, ठीक है, कौन सी यहाँ पर जो समूह क्या क्या करता है, राइट। अगला देखते हैं, टॉपिक हमारा है विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
उरुग्वे दौर की वार्ता समाप्ति के बाद 1994 में 123 देशों ने मोरक्को के साथ जो मार्रेकेस समझौता था उस पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते से ही 1995 में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में WTO की स्थापना हुई थी। WTO ने प्रशुल्क और व्यापार समान समझौते GATT की यहाँ पर जगह ली थी। ठीक है, तो ये आप याद होना चाहिए कि कब इसकी स्थापना हुई थी, कितने यहाँ पर देश थे, राइट। और WTO के सभी सदस्य देश व्यापारिक संबंधों के लिए बुनियादी फ्रेमवर्क के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, और इसमें व्यापार के दायरा होगा उसमें विस्तार किया गया है। ठीक है, आपसे बोलेगा इसका जो दायरा था उतना ही सीमित किया गया, लेकिन इसका दायरे में भी विस्तार किया गया है। ठीक है, की पॉइंट आपको सिर्फ पकड़ना है कि क्या क्वेश्चन गलत कर सकता है वो। ठीक है, इसमें वस्तुओं के साथ कई सेवाएं, बौद्धिक संपदा और अन्य क्षेत्र भी यहाँ पर इसमें व्यापार में शामिल हो सकते हैं। आपसे बोलेगा कि इसमें सिर्फ पहला स्टेटमेंट तो ये था, इसमें सीमित किया जाएगा क्षेत्र। दूसरा स्टेटमेंट दे सकता था स्टेटमेंट यहाँ से क्योंकि जो सिर्फ वस्तु हैं, सेवाएं, उस पर ही यहाँ पर ये व्यापार को शामिल किया गया है, बाकी और किसी को नहीं। तो बौद्धिक संपदा भी था और अन्य क्षेत्र भी थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आधुनिक बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की स्थापना की स्थापना की है। इसमें सदस्य देशों के बीच वार्ता, विवाद निपटान और सहयोग प्रणाली को भी यहाँ पर बढ़ावा मिला है। ठीक है, तो 3 से 4 पॉइंट ऊपर मैंने बताइए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इतना। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन WTO के बारे में कुछ घटनाक्रम देखो। आपसे बोलेगा कि एड फॉर ट्रेड पहल किससे संबंधित है? IMF, ठीक है, IBRD, ठीक है, IMF, IBRD, या बोल देगा आपसे वर्ल्ड बैंक, है ना। तो ये सब आपका किससे संबंधित? ये हमारा WTO से संबंधित है। ठीक है, ये पहल जो है हमारी WTO से संबंधित है। क्यों? क्योंकि इस ये जो ट्रेड है ये सपोर्टिंग द ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी शीर्षक रिपोर्ट यहाँ पर जारी की गई थी। ठीक है, तो इसके बारे में देख सकते हो। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? इसकी उत्पत्ति इसका जो हमारा विकास 2005 में हांगकांग के मंत्रिमंडल सम्मेलन से हुआ था। इसका 20 साल पूरा होने वाला है। ठीक है, 20 साल पूरा हो भी चुका है, 25 चल रहा है 5 से। तो इंपॉर्टेंट है एड फॉर ट्रेड पहल कोरेप में, आपको ये पढ़ लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया गया? WTO को द्वारा जारी किया गया और ये हमारा इसका 20 साल पूरा होने वाला है। ठीक है, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है ये आपको यहाँ से पढ़ लेना है। ठीक है, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है ये कर लेना है, और वैश्विक जो प्रोफाइल है ये भी। तो तीनों इंपॉर्टेंट है। वो पहला वाला जो 20 साल जिसका हो गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो याद रखना ज़्यादा। अगला है कृषि एवं खाद्य सुरक्षा। ठीक है, इसको लेके 13वां मंत्रिस्तरीय जो हमारा यहाँ पर था, इसमें संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में पब्लिक स्टॉक होल्डिंग मुद्दे से जुड़े कोई जो स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। ठीक है, तो इस वजह से न्यूज़ में था, कुछ खास इंपॉर्टेंट हमारा इसमें नहीं है। किसी चीज़ को लेकर देखो, जो अगर सफलता मिलती है वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं निकला तो क्वेश्चन बनने का कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, आगे इसमें से सिर्फ यह याद कर सकते हो कि हमारे कृषि घरेलू समर्थन के लिए अलग अलग बॉक्स हैं। एक तो कौन सा एम्बर बॉक्स है, ब्लू बॉक्स है और ग्रीन बॉक्स। क्या होते हैं? एम्बर बॉक्स हमारा कृषि वस्तु से उत्पादन में और व्यापार के विकृत करने वाले जो सभी तरह के घरेलू समर्थन है, सब्सिडी, उसमें हमारा एम्बर बॉक्स में आएगा। ब्लू बॉक्स के अंतर्गत शामिल चीज़ें मूल रूप से एम्बर बॉक्स सब्सिडी है उसके ही समान होती हैं। ठीक है, लेकिन उनकी जो उत्पादन की हमारी सीमित है वो करने की यहाँ पर उत्पादन जो मैं सीमित कर दिया था यहाँ। ठीक है, तो हमारा ब्लू बॉक्स में आएगा। एम्बर बॉक्स हो गया, ब्लू बॉक्स हो गया। और ग्रीन बॉक्स, ग्रीन में ऐसी सब्सिडी जिसके व्यापार विकृत नहीं होता है या बहुत कम होता है। ठीक है, उसी ग्रीन बॉक्स में यहाँ पर रखा जाता है। तो तीनों बॉक्स आपको याद रखने हैं। अगला देखते हैं, पीस क्लॉज फॉर भारत का रोक। पीस क्लॉज और भारत का यहाँ पर क्या रोक है इसको लेकर यहाँ पर देखो। पीस क्लॉज वाली जो इंडोनेशिया में आयोजित 9वें मंत्रिमंडल सम्मेलन यहाँ पर खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये किया गया था। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए पीस क्लॉज क्या है और इसका उद्देश्य क्या था, है ना। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पब्लिक स्टॉक होल्डिंग को समाधान करना। ठीक है, ये अगला है हमारा टॉपिक, मत्स्य की सब्सिडी समझौता जिनेवा पैकेज। इसके बारे में देखते हैं। सुर्खियों में क्या, न्यूज़ में क्यों था, उसको छोड़ते हैं, यहाँ से सीधा अपना टॉपिक में आते हैं। जिनेवा पैकेज क्या है? इसी समझौते को 2022 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित WTO के 12 मंत्री स्तरीय सम्मेलन में यहाँ पर जिनेवा पैकेज के नाम से अपनाया गया था। ठीक है, उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य उन हानिकारक सब्सिडी पर अंकुश लगाना जिन्हें दुनिया भर में मत्स्य स्टॉक में हुई व्यापार में कमी ही कारक यहाँ पर माना जा रहा है। ठीक है, अगला है विशेष और विभेदक व्यवहार क्या है? ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटाते हैं। सिर्फ 2 पॉइंट आपको बताना चाहिए क्या है ये। ठीक है, और भारत इस समझौते का एक हिस्सा नहीं है। ठीक है, भारत क्या इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत इस समझौते का हिस्सा है, तो क्या भारत इस समझौते का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अभी तक स्वीकृत, इसमें देखो इस समझौते के लागू होने के लिए WTO के 2/3 सदस्यों को स्वीकृति आवश्यक है। आपसे बोलेगा पहला स्टेटमेंट, मत्स्य की समझौता जो हमारा जिनेवा के बारे में विचार करना है। पहला, भारत इसका मेंबर है। ठीक है, तो क्या गलत है? भारत इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, और दूसरा बोलेगा इसमें 1/3 से अधिक सदस्य यहाँ पर होना आवश्यक है, तो क्या गलत है? 2/3 लिखा है। ठीक है, तो ये कुछ 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने आपको क्वेश्चन के थ्रू करके बताया। भारत की मांगे क्या है इसको लेकर, ये कुछ इतना खास नहीं है। आगे देखते हैं, ट्रिप्स समझौता क्या है। ट्रिप्स समझौता हमारा है, सुर्खियों में क्या होता है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन जो ट्रिप्स समझौते की 30वीं वर्षगांठ यहाँ पर मनाई गई है। पूरा नाम
बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी जो पहल है उसको लेकर यहाँ पर समझौता है ये। ट्रिप्स समझौता प्रशुल्क व्यापार और सामान्य समझौते के उरुग्वे दौर की वार्ताओं के साथ विकसित हुआ था। गौरतलब है कि 1995 में GATT गट की जो WTO की स्थापना यहाँ पर की गई थी। इसमें ये कुछ खास इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है इतना। अगला देखते हैं और टॉपिक देखते हैं अगला क्या है। ट्रिप्स के कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि आपका भारत 1995 में ट्रिप्स समझौते में शामिल हुआ था, ठीक है, याद रखना है। ट्रिप्स समझौते लागू करने वाले पेटेंट अधिनियम 1970 में संशोधन किए गए थे। इसका उदाहरण है कि पेटेंट संशोधन 2005 है, ठीक है। ट्रिप्स समझौते पर दोहरा घोषणा पत्र ने पुष्टि की कि ट्रिप्स समझौता WTO के सदस्यों भी लोक स्वास्थ्य रक्षा के लिए उपाय करने के लिए यहाँ पर नहीं रोक सकता। साथ ही समझौते सदस्य देश के रूप में यहाँ पर उनकी उन्मुक्ति संबंधी प्रावधान उसको लागू करने से भी नहीं रोकेगा। तो कुछ यहाँ पर इसके महत्वपूर्ण प्रावधान थे ट्रिप्स के, वो याद रखने हैं। अगला हमारा 5वां नंबर टॉपिक स्टार्ट होता है समृद्धि और विकास। इसको देखते हैं। सकल स्थायी पूंजी निर्माण टॉपिक देखते हैं। इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन क्या बन सकता है इसको देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता से लेकर उदारीकरण तक देश में जो GDP है निवेश उसमें 10% के आसपास रहा था। ये निवेश 1980 के दशक में GDP के लगभग 10% के आसपास था, जो बढ़कर 7-8 में 27% हो गया। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बढ़ा है, राइट। 11-12 के बाद निजी निवेश में गिरावट शुरू हुई और ये 2020-21 में GDP के 19.6% के 19.6% के निचले स्तर पर पहुंच गया है। अब ये फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। यहाँ पे देखो ग्राफ में दिखा रहा हुआ है, इससे करके बढ़ रहा है। वो जो पहला डाटा था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये और ये, ठीक है। सकल स्थायी पूंजी जो हमारी निर्माण है ये क्या है, GFCF क्या है। किसी अर्थव्यवस्था में स्थायी परिसंपत्ति में सकल जोड़ या वृद्धि के सकल स्थायी पूंजी निर्माण को GFCF का यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। GFCF में शामिल क्या है और GFCF में शामिल क्या नहीं है। एक तो भूमि सुधार क्या इसमें शामिल होगा, जैसे कि बाढ़ लगाना, जल निकासी, है ना, संयंत्र मशीनरी या पर उपकरण हो गए। और यहाँ पर क्या होगा, बार बार उपयोग की जाने वाले जो हमारे पशुधन में वृद्धि है उसमें, और अमूर्त संरचना जैसे कि सॉफ्टवेयर या मूल कलात्मक कार्य यहाँ पर इसमें शामिल होंगे। इसमें ये सब शामिल नहीं, जैसे मध्यवर्ती उपयोग हमारे हो गए, ठीक है, उपभोग हो गए। अंतिम उपभोग व्यय हो गया। प्राकृतिक आपदा यहाँ पर इसमें शामिल नहीं होगी, याद रखना है आपको। GCSF में प्राकृतिक आपदा शामिल नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि GCSF में भूमि सुधार शामिल है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट दे देगा और संरचना शामिल है। बोल देगा कि जो हमारा आग लगना, जंगल की आग लगना, ये भी हमारा क्या शामिल है, तो क्या गलत है, शामिल नहीं है, ठीक है। तो याद रखना है ये पॉइंट। अगला है सकल पूंजी निर्माण GCF और निवल पूंजी निर्माण क्या है। सकल पूंजी निर्माण GCF जो है ये निम्नलिखित इनमें शामिल होते हैं। कौन कौन, कच्चे माल अर्ध तैयार द्वारा उत्पाद को स्टॉक में परिवर्तन करना और उनके द्वारा उत्पादन को स्टॉक में रखना, ठीक है। कीमती वस्तु के निवल यहाँ पर खरीदारी, ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके क्या काम है छोड़ देते हैं इसको। ऊपर जो बताया था मैंने वो बस आपको थोड़ा सा पॉइंट देखना है, ठीक है। बाकी आपका इकोनॉमिक सर्वे में ये टॉपिक आएगा, ठीक है, तो वहाँ पे आप कवर कर सकते हैं। ये जो नई रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने को। मानव विकास रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो आपकी रिपोर्ट है इसके बारे में। अभी हम हाल ही में मानव विकास जो रिपोर्ट है क्या जारी की गई है, ठीक है। द ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक रीइमेजिंग जो कॉर्पोरेशन इन पोलराइज्ड वर्ल्ड, ठीक है। ये क्या है, इस शीर्षक है हमारा इसका। अपने सीधे पॉइंट में आते हैं, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। HDR 2023-24 की भारत की स्थिति क्या है। HDR का स्कोर, भारत का स्कोर 2021 में 0.633 से बढ़कर 2022 में 0.644 यहाँ पर हो गया था। इस वजह से 2022 में HDI के सभी घटकों में सुधार दर्ज किया गया था, याद रखना है, सुधार हुआ था। HDI रैंक, भारत की HDI रैंकिंग सुधार हुआ। 2021 में भारत में 135वें स्थान पर था और सुधार कर 22 में हमारा 134वें स्थान पर हो गया। वहीं 18 में भारत 130वें स्थान पर था, ठीक है, काफ़ी यहाँ पर सुधार हुआ है। पड़ोसी देशों में तुलना में भारत की रैंकिंग 75 है। श्रीलंका कितनी है, मालदीव की, तो आपको देखो पड़ोसी देशों में आपको एशिया से पूछ सकते हैं कि इनमें से भारत में जो एशिया के रैंक में भारत का कौन सा रैंक है, भारत एशिया में कौन से कंट्री से ऊपर है या नीचे है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। भारत के पड़ोसी देशों से पूछ सकता है, ठीक है, कि तुलना में भारत का रैंक यहाँ पर क्या है। श्रेणी, भारत को मानव विकास में मध्यम श्रेणी में रखा गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और ऊपर जो बताया था वो, और आपके जो ये रैंक दे रखी है वो। HDR के बारे में जारी करने वाली संस्था क्या है, UNDP द्वारा इस रिपोर्ट को 1990 में 25 वर्ष जारी किया जा रहा है, ठीक है। तो आपका इसका कितना साल हो गया, इसका आपका हो गया 90-10 ये और 20-10 35, इसका 35 साल पूरा हो चुका है। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारा UNDP भी इंपॉर्टेंट बन जाता है और HDR भी जारी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, मानव विकास को प्रभावित करने वाली जो प्रमुख चुनौतियाँ हैं उसको जाँच पड़ताल करना और उसके बारे में सिफारिशें करना। मानव विकास सूचकांक जो हमारा है, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक
द्वारा ये विकसित किया गया। ये 1990 में लगातार प्रकाशित हो रहा है और ये सूचकांक मानव विकास रिपोर्ट का मुख्य आधार है। ये बोलेगा जो 1900 मतलब जो हमारा देश है आज़ादी के बाद से आ रहा है, तो ये भी अब सही हो सकता है क्योंकि आज़ादी के बाद से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये सब नहीं देखना है कि आज़ादी के बाद क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं पूछता है कहीं ना कहीं। अगर 1990 तो उसको भी फंसा के पूछेगा वो, ठीक है। मानव विकास सूचकांक क्या है, STI, इसके आयाम क्या क्या हो सकते हैं। जो हमारा मानव विकास सूचकांक, इसको लेकर क्वेश्चन UPPSC कई बार पूछ चुका है। क्या क्या इसके आयाम होते हैं, है ना, जैसे किस किस आयाम पर ये जारी कर सकता है ऐसा, ठीक है। संकेतक क्या हो सकते हैं और आयाम सूचकांक है। ये हमारे दीर्घायु और स्वस्थ जीवन, ठीक है, ज्ञान और सम्मानजनक जीवन स्तर, इसको लेकर ये आयाम हो सकते हैं। संकेत इसके होते हैं, ये संकेत दे रखें, आयाम सूचकांक ये है, ठीक है। अगला है मानव विकास का मापन करने वाले अन्य प्रमुख सूचकांक, इनमें कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि लैंगिक समानता असमानता सूचकांक, ठीक है, लैंगिक विकास सूचकांक हमारा GDI, ठीक है, GII, असमानता जो हमारा समायोजित मानव सूचकांक है IHDI है, ग्रही जो दबाव समायोजित मानव विकास है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। जो इस हिसाब से जो रिपोर्ट्स हैं ये पूछ सकता है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये क्या है, इसकी रिपोर्ट देखते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा यहाँ पर क्या जारी की जाती है, ठीक है। इसकी रिपोर्ट के मुख्य बिंदु, 112 देशों में 1.1 बिलियन लोग यानी विश्व के लगभग 18% आबादी गंभीर बहुआयामी जो गरीबी स्तर उससे यापन कर रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। भारत 234 मिलियन 23.4 करोड़ लोग चरम गरीबी के यहाँ पर जीवन में जी रहे हैं। विश्व में सर्वाधिक है जो भी, दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक है और 234 मिलियन या 23.4 करोड़ लोग चरम जीवी की जो गरीबी है उसमें आप जीवित हो रहे हैं, ठीक है, जीवित मतलब जीवन जी रहे हैं। अगला देखते हैं, वो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, उसके बाद आपको देखना है ये बहुआयामी जो हमारी गरीबी सूचकांक है IMPI, इसके बारे में। ये गरीबी को मापने की एक विधि है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, जीवन स्तर यहाँ पर ये माना जाता है, ठीक है। कई से प्रकार के अभाव के स्तर को यहाँ पर मापा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति 1/3 या उससे अधिक भारी संकेतक के अभाव से जुड़ना मतलब अभाव का सामना करता है तो उसे MPI गरीबी माना जाएगा, ठीक है। शुरुआत क्या है, प्रथम MPI वर्ष 2010 में जारी हुआ था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। MPI का विकास जो हमारा है लक्ष्य, ये SDG 1 के संबंधित SDG 1 के तहत सभी क्षेत्र को गरीबी जो है उसके रूप में उन्मूलन का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1, ठीक है, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल हमारे कितने गोल है, 17, याद रखना है आपको। जो भी गोल थे उसमें पहला हमारा जो रहेगा SDG 1, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी अब 17-15 जो भी रहेंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हो कितने गोल पूरे हुए, क्या टारगेट था, क्या क्या गोल यहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट हो। देखो पहला गोल अभी न्यूज़ में आया तो इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारे गोल सस्टेनेबल इंपॉर्टेंट आएंगे SDG, वो मैं आपको बताता रहूँगा। पहला यहाँ पर आया, और भी जो रहेंगे मैं आपको टेलीग्राम पर भी आपको शेयर कर दूँगा, तो वहाँ से भी आपको जितने भी गोल हैं एक एक करके आपको पढ़ते रहना है। बाकी जितने भी SDG हैं मैं उसका भी जाके एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट करके देता हूँ, जो भी यहाँ पर एक एक चीज़ अच्छे से लिखी हुई है वहाँ, ठीक है, तो वहाँ से आपको कवर कर लेना है आपको। 10 संकेतक होते हैं हमारे, एक तो पोषण, बाल मृत्यु दर, स्कूली शिक्षा, स्कूल में उपस्थिति, ठीक है, ये सब यहाँ पर हमारे इसके 10 संकेत होते हैं। इसके आधार पर क्या ये गरीबी हम लोग निकालते हैं, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में, NMPI के बारे में, इसे नीति आयोग द्वारा वर्ष 2021 में शुरू किया गया था, ठीक है। ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो है उसका डाटा यहाँ पर उपयोग करता है, मतलब उसके उपयोग करके यहाँ पर ये निकाले जाती है कि कौन कितना गरीब है, क्या है, तो ये सब आंकड़े राष्ट्रीय परिवार जो हमारा स्वास्थ्य सर्वेक्षण वो डाटा इसके लेता है वो, ठीक है। संकेत क्या हो सकते हैं, इसमें 10 मूल संकेत है, जिसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय जो हमारी प्राथमिकता है उसके 2 अतिरिक्त संकेत यहाँ पर जोड़े गए, जैसे कि मातृ स्वास्थ्य और आपका बैंक खाता, ये भी इसका संकेत हो सकता है, 2 भी जोड़े गए जो, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। इसमें क्या है, नीति आयोग ने 2005-06 में भारत में बहुआयामी गरीबी नामक चर्चा पत्र जारी किया था। इसमें मुख्य बिंदु क्या है, पावर्टी हेड काउंट रेशियो, ये क्या भारी गिरावट इसमें दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे गरीब राज्यों में गरीबी से तेजी गिरावट देखी गई और असमानता में कमी का संकेत यहाँ पर देखा गया है। भारत सतत विकास लक्ष्य SDG 1.2 को हासिल करने 1.2 को हासिल करने की दिशा में सही राह पर है। SDG 1.2 के दशक लक्ष्य के तहत 2030 में पहले बहुआयामी गरीबी को कम से कम आधी तक यहाँ पर कम करना है, याद रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चारों पॉइंट, ये एक एक पॉइंट आपको पढ़ के याद करना है, ठीक है। मिडिल इनकम ट्रैप, ये क्या होता है, ट्रैप, मिडिल इनकम ट्रैप।
यहाँ से देखो मिडिल इनकम जो ट्रैप है, विकास जो हमारी विश्व बैंक ने विश्व विकास रिपोर्ट जारी की है, ठीक है, शीर्षक जारी किए। इसके अनुसार भारत सहित कई देश मिडिल इनकम ट्रैप पे फंसने के यहाँ पर जोखिम का सामना कर रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं क्या मिडिल हमारा जो ट्रैप इनकम है इसके बारे में। ये मिडिल ट्रैप इनकम वह स्थिति जिसमें तीव्र आर्थिक समृद्धि वाली अर्थव्यवस्था मध्यम आय वाले स्तर पर यहाँ पर स्थिर हो जाती है और उच्च आय वाले जो यहाँ पर श्रेणी है उस तक यहाँ पर पहुंचने में विफल रहती है, ठीक है। सबसे पहले 2007 में विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट एन ईस्ट एशिया रेनेआ और इंडिया जो आपका फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें मिडिल इनकम ट्रैप यहाँ पर शब्द का उल्लेख किया था। ये तो नहीं पूछेगा पहला उल्लेख कब किया था, बट आपको पता होना चाहिए कहाँ पर इसका पहला उल्लेख हुआ था, ठीक है। स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। अगला है मध्यम आय वाले देश कौन से, ठीक है। और जो यहाँ पर हमारा विश्व व्यक्ति सकल जो राष्ट्रीय आय है उसमें यहाँ पर क्या कितने बीच यहाँ पर इसको जो रेशियो रखा गया है डॉलर को लेके वो यहाँ पर बता रहे हैं। ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट नहीं है, ऊपर का इंपॉर्टेंट था और ये, ठीक है। ट्रेड पिछले दशक के दौरान मिडिल इनकम यानी मध्यम आय वाले बहुत कम देश उच्च आय वाले देशों की श्रेणी में यहाँ पर शामिल हो सकते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर कुछ देखो रिपोर्ट दे रहा है जो हमारा विश्व बैंक रिपोर्ट में सुझाव किया गया है कि जो हमारे उच्च आय वाले देश है उसका दर्जा हासिल करने वाले लक्ष्य रखने वाली जो 3 रणनीति है हमारे अपनाई जानी चाहिए। इनमें से कौन सी है 3I रणनीति, जिसमें से आपका है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और आपका वैश्विक प्रौद्योगिकी समावेश, ठीक है, इन्फ्यूजन जो आपका ग्लोबल टेक्नोलॉजीज है, ठीक है, और इनोवेशन नवाचार। ये हमारे 3I है, ये बढ़ने के लिए यहाँ पर रचनात्मक परिवर्तन कर रहे हैं और अपनी भूमिका निभाएंगे, ठीक है। 3I क्या है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सिंपल सा, 3I क्या है ये, ठीक है, क्यों न्यूज़ में था तो याद रखना है ये। प्रेस्टन वक्र ये क्या होता है, प्रेस्टन वक्र ये आर्थिक समृद्धि के इतिहास का विश्लेषण अक्सर प्रेस्टन वक्र जो कवर है उसके जरिए किया था। प्रेस्टन वक्र के बारे में होता क्या है, इसे पहली बार 1975 में अमेरिकी समाजशास्त्री जो सैमुअल एच प्रेस्टन थे उसने पेश किया था, ठीक है। इसका कितना साल पूरा हो गया 50 साल, 25 साल आपका 2000 और 25 है 50 साल इसका पूरा हो गया। तो इस वजह से क्या न्यूज़ में इंपॉर्टेंट है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और उसकी जनसंख्या के जीवन जो प्रत्याशा है उसमें एक सीमा की अधिक वृद्धि यहाँ पर नहीं हो सकती है। जब कोई देश गरीब जो होता है वो विकास की राह पर आगे बढ़ता है तो उसमें प्रति व्यक्ति आय में क्या वृद्धि होती है और साथ ही क्या उसमें उच्च पोषण, स्वच्छता, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल ये सब क्या है उसमें जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होने लगती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 50 साल इसका पूरा हुआ है। प्रेस्टन वक्र को लेके क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगला है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार क्या है ना, किससे दिया गया था, बस आपको सिंपल सी बात याद रखनी, कहाँ कहाँ पर क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और जो यहाँ पर पहले भारतीय कौन थे इसमें, ठीक है, पहले भारतीय हमारे अमर्त्य सेन थे, पहले भारतीय लिखा हुआ है यहाँ पर अमर्त्य सेन ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, बस कुछ खास नहीं यहाँ पर ये। अगला देखते हैं संस्थाओं के प्रकार क्या हो सकते हैं, राइट, क्या क्या संस्थाओं के प्रकार हो सकते हैं, क्या आबादी यहाँ पर है, ठीक है। बस इतना इसमें देखो नोबेल पुरस्कार में कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंडिया के लिए पहला ये था दिया गया था और कब दिया जाता है ना, क्या क्या राशि इसमें होती है, बस इतना थोड़ा सा आप डिलीट कर सकते हो 4 से 5 पॉइंट इसके लेके। अभी जो अगला हमारा टॉपिक रहेगा टॉपिक नंबर 6 कृषि क्षेत्रक, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ये, ठीक है। 6 जो टॉपिक रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट है कृषि क्षेत्र को लेके। यूपीएससी हमेशा कृषि से लेकर क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक पर कृषि से लेकर क्वेश्चन पूछती है। उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन में आपका एक स्टेटमेंट करंट अफेयर्स का जरूर रहता है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा पार्ट नंबर 3, सॉरी पार्ट 1 2 तो हो गया है, तीसरा ये मैं करा रहा हूँ, चौथा पार्ट जो रहेगा, चौथे पार्ट में आपको टॉपिक नंबर 6 और 7 को ज़्यादातर मैं कवर करूँगा, ठीक है। तो ये कल या परसों कल रात तक मैं इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं टेलीग्राम पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी वो सब आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।